नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित मामले पर बात करने वाले हैं, विजय माल्या। हाँ, एक ऐसा नाम जो कभी बिजनेस की दुनिया में कामयाबी का दूसरा नाम था और फिर विवादों से घिर गया। बिल्कुल। किंगफिशर एयरलाइंस का बनना, फिर उसका डूबना, भारी कर्ज, और अब हाल ही में कुछ पॉडकास्ट आए हैं जिनमें उन्होंने अपनी बात रखी है। जी, हमारे पास भी आज 2 यूट्यूब पॉडकास्ट हैं, ध्रुव राठी और राज शमानी के चैनल से, और एक डिटेल्ड लेख भी है इसी मामले पर। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर माल्या के दावों और जो तथ्य सामने हैं उनको टटोलें और समझें कि असल में मामला क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। इसमें इमेज, मीडिया का रोल, कानूनी दांव पेंच, बहुत कुछ शामिल है। और ये पॉडकास्ट आने से मामला और भी दिलचस्प हो गया है कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरुआत किंगफिशर की कहानी से करते हैं। यूबी ग्रुप संभालने के बाद माल्या ने किंगफिशर बियर को तो टॉप पर पहुंचा दिया था। हाँ, करीब 36% मार्केट शेयर था उनका। भारत का नंबर 1 बियर ब्रांड बना दिया था। फिर 2005 में आई किंगफिशर एयरलाइंस। बहुत धूम धड़ाके से लॉन्च हुई थी। शुरुआत तो शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2012 आते आते एयरलाइन पर भारी घाटा चढ़ चुका था। करीब 6,600 करोड़ का घाटा और 7,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज। और आखिरकार बंद करनी पड़ी। हाँ, और उसी दौरान वो कर्मचारियों की सैलरी का संकट भी खड़ा हुआ था। 2012 के मध्य से ही पेमेंट रुकी हुई थी। अच्छा, इस पर माल्या का पॉडकास्ट में एक दावा है। वो कहते हैं कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके फंड्स फ्रीज कर दिए थे, इसलिए वो सैलरी नहीं दे पाए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा पेच है। कोर्ट का जो फंड फ्रीज करने का आदेश था वो असल में 2013 में आया था। अच्छा। जबकि सैलरी तो 2012 से रुकी थी। बिल्कुल। और वो जो आदेश था भी, वो सिर्फ 1 महीने की सैलरी लगभग 13 करोड़ रुपए जारी करने की अर्जी पर था। जबकि बकाया तो कई महीनों का था, करीब 300 करोड़ रुपए। तो ये दावा तो पूरी तरह फिट नहीं बैठता। नहीं, तथ्यों में थोड़ा फर्क है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, कर्ज और धोखाधड़ी के आरोपों पर। कुल कर्ज कितना था? मूलधन। मूलधन करीब 9 से 10 हजार करोड़ रुपए के आसपास बताया जाता है। और अगर ब्याज जोड़ लें तो अप्रैल 2025 तक ये रकम करीब 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बाप रे। और वसूली कितनी हुई है? सरकार और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या कहना है? उनका दावा है कि लगभग 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बैंकों को सौंपी जा चुकी है, जिससे करीब 11,000 करोड़ रुपए वसूले भी गए हैं। लेकिन माल्या ने पॉडकास्ट में कुछ और बातें भी कही हैं। एक तो वो कह रहे हैं मैं चोर नहीं हूं। हाँ, उनका तर्क यह है कि अगर वो चोर होते तो बैंक पैसे कैसे वसूल पाते। और वो ये भी कह रहे हैं कि 2.5 गुना ज्यादा वसूला गया है, 14,100 करोड़। और दूसरा उन्होंने कहा कि मूल कर्ज तो सिर्फ 6,203 करोड़ था। इसके लिए उन्होंने कोई डीआरटी का दस्तावेज भी दिखाया। हाँ, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एक दस्तावेज दिखाया। लेकिन उसी दस्तावेज में ये भी लिखा है कि 2013 से इस रकम पर 11-11.5% सालाना ब्याज भी जुड़ेगा। अच्छा, तो सिर्फ मूलधन बताकर बात पूरी नहीं होते। बिल्कुल नहीं। और उनका एक और तर्क था कि लोन तो कंपनी ने लिया था, यानी किंगफिशर एयरलाइंस ने। वो तो सिर्फ गारंटर थे। लेकिन कानूनी तौर पर तो गारंटर की भी जिम्मेदारी होती है ना? एग्जैक्टली। अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाती तो गारंटर को ही चुकाना पड़ता है। ये कानूनी स्थिति है। यूके की कोर्ट ने भी यही माना है। तो ये बचाव भी थोड़ा कमजोर लगता है। और वो सेटलमेंट ऑफर्स की बात, उन्होंने कहा कि 2012 से 15 के बीच 4 ऑफर दिए थे जो बैंकों ने ठुकरा दिए। इस पर जो फैक्ट चेकर्स ने देखा है, उन्हें 2012-15 के बीच ऐसे किसी ऑफर का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, जो ऑफर्स 2016 में दिए गए थे वो उनके देश छोड़ने के बाद आए थे, और उनमें जो रकम ऑफर की गई थी वो भी कम थी। कि तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने उन्हें एयरलाइन का साइज कम करने से रोका था। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के फैसले तो आखिर उसके मालिक ही लेते हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा सलाह दे सकती है, रोक कैसे सकती है? सही बात है। और फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी तो है। ईडी का कहना है कि लोन के करीब 3,500 करोड़ रुपए कहीं और इस्तेमाल हुए। जी, जैसे कि उनका निजी जेट खरीदने या उसके इस्तेमाल में फॉर्स इंडिया F1 टीम में पैसा लगाना, या आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम में निवेश करना। माल्या क्या कहते हैं इस पर? वो इन आरोपों से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि निजी जेट का इस्तेमाल तो बिजनेस के लिए होता ही है, और आरसीबी को जो पैसा दिया गया वो विज्ञापन का शुल्क था। लेकिन ईडी का मानना है कि पैसा जिस काम के लिए लिया उस पर खर्च नहीं हुआ। हाँ, ये डाइवर्जन का आरोप है। फिर मार्च 2016 में उनका देश छोड़कर जाना। वो कहते हैं कि वो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताकर गए थे, एक मीटिंग के लिए जिनेवा। भागे नहीं है। दूसरी तरफ
एसबीआई के वकील का कोर्ट में यह बयान था कि उन्होंने पहले ही माल्या के देश छोड़कर भाग जाने की आशंका जताई थी। तो यहाँ भी दो अलग-अलग वर्जन्स हैं। बिल्कुल। इसके अलावा वो कर्मचारियों का टीडीएस काटकर जमा न करने और अपनी संपत्ति कम बताने जैसे आरोप भी हैं। तो सवाल उठता है कि 9 साल बाद अब ये पॉडकास्ट क्यों? माल्या का कहना है कि मीडिया ने उनकी गलत छवि बनाई है। हाँ, और जैसा ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में सवाल उठाया था कि क्या ये पॉडकास्ट अब सिर्फ एक पीआर का जरिया बन गए हैं, अपनी इमेज सुधारने का? ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, उनकी जो स्ट्रैटेजी दिखती है वो खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करना और सिस्टम पर दोष डालना है। इसे रेपुटेशन रीफ्रेमिंग भी कह सकते हैं। और इन पॉडकास्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? मिलीजुली। कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, जैसे हर्ष गोयंका ने, लेकिन ज्यादातर लोगों ने आलोचना की या फिर मजाक उड़ाया। जय माल्या और राज शमानी पॉडकास्ट। अब वसूली की बात पर वापस आते हैं। जो करीब 14,000 करोड़ की संपत्ति बैंकों को मिली, वो कैसे मिली? क्या माल्या ने खुद दी? नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वसूली माल्या के स्वेच्छा से पैसे लौटाने से नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, ये कानून के जरिए उनकी संपत्ति को जब्त करके और फिर नीलाम करके हुई है। ये एक तरह से जबरन वसूली है, कानूनी तरीके से। और उनको 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी भी घोषित किया जा चुका है। जी हाँ, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में वो आर्थिक अपराध करके देश से भागे हुए व्यक्ति हैं और भारत सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण यानी उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर विजय माल्या की कहानी एक असाधारण बिजनेस सक्सेस से शुरू होती है, फिर एक बड़ी एयरलाइन की नाकामी, भारी कर्ज, कानूनी दांव-पेच और अब अपनी छवि बचाने की एक लंबी जद्दोजहद तक पहुंच गई है। बिल्कुल। उनके हालिया पॉडकास्ट ने कई दावे जरूर पेश किए हैं, लेकिन जब हम तथ्यों को देखते हैं तो कई दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये मामला दिखाता है कि बिजनेस की दुनिया कितनी अनिश्चित हो सकती है और कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, कानूनी जिम्मेदारियां और जनता की धारणाएं आपस में उलझ सकती हैं। सही कहा। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या किसी की भी बड़ी व्यापारिक विफलता को हमेशा सीधे धोखाधड़ी या नैतिक गिरावट से जोड़कर देखना सही है? या फिर क्या वाकई कुछ मामलों में व्यक्ति, जैसा कि माल्या दावा करते हैं, हालात का और मीडिया द्वारा बनाई गई छवि का शिकार हो सकता है? ये सोचना जरूरी है, खासकर तब जब जनता का पैसा और विश्वास दांव पर लगा हो।